के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 6 सितंबर के अहम प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त जिब्रान खिची। जिब्रान, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से। और 1965 में बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान के ऊपर एक बुज़दिलाना हमला किया और उसके बाद पाकिस्तानी अफवाज ने उसको नाको चने चबवा दिए थे, जिसके बाद से आज का दिन यौम दिफा के नाम से मनाया जाता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज का दिन दुश्मन की शिकस्त का दिन है। आज का दिन पाकिस्तानी अवाम की फ़तह का दिन है। आज का दिन यौम दिफाए पाकिस्तान है। आज का दिन यौम तजदीद अहद वफ़ा है। उन लोगों को खराज तहसीन पेश करने का दिन है जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, जिन्होंने उस जंग में हिस्सा लिया, जो सिविलियंस थे वो भी, जो शहदा, जो अफवाज पाकिस्तान के शहदा थे वो भी। आज हम जाएंगे आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में, जो इस वक्त मौजूद हैं। हम अभी आपको, नाजरीन को अपने अंदर लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से 1965 की चीज़ों को समेटा है अफवाज पाकिस्तान ने। भारतीय टैंकों को, भारतीय सामान को कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सजाया है ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी देख सकें और अफवाज पाकिस्तान के ऊपर फ़ख्र महसूस कर सकें और वो जान सकें कि उनके आबाओ अजदाद ने किस तरह से कुर्बानियाँ दे के पहले पाकिस्तान हासिल किया और उसके बाद इसकी जो तज़नीन व आराइश है, जितने इसके अंदर फूल बूटे लगे, जो इसकी तरक्की, जो वो आगे जाके देखेंगे, आने वाली नस्लें देखेंगी, तो वो हम सब के ऊपर, अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, सब के ऊपर फ़ख्र महसूस कर सकें। आइए अंदर चलते हैं और चल के हम अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं कि ये म्यूज़ियम कितना खूबसूरत है और इसमें कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के पोर्शन में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कायदे आज़म जो हैं वो दस्तूर साज असम्बली से ख़िताब कर रहे हैं। अब जिब्रान, देखने में क्या नज़र आ रहा है आपको? देखें, जितने ये खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, कायदे आज़म, ये जो पोर्शन है, पूरा पोर्शन ही खराज तहसीन पेश कर रहा है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने वालों को। और मेरा ख्याल है कि बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इंगेज किया है ताकि हम जैसे हमारी जो आने वाली नस्लें, जिनका ज़्यादातर डिजिटल वाली साइड पे ध्यान है, यूट्यूब, ये वो ज़्यादा पढ़ाई की तरफ, एजुकेशन की तरफ उनका ध्यान नहीं है, तो वो भी आएँ, वो देख सकें, उन्हें पता चले कि पाकिस्तान कितनी मुश्किलों से बना है। और अगर आप देखें, अगर आप, कैमरामैन आपको दिखाएगा कि जिस तरीके से कायदे आज़म तकरीर कर रहे हैं और लॉर्ड माउंटबेटन साथ बैठे हुए हैं और कायदे आज़म के साथ लॉर्ड माउंटबेटन की बेगम बैठी हुई है, वो तुम देखो अगर, तो कायदे आज़म को जिस तरीके से देख रही है, मेरा ख्याल है कि कायदे आज़म की तरफ देख के कह रही है कि यार काश मेरी शादी कायदे आज़म से हुई होती। अच्छा, और पता है क्या, तारीख़ में अगर आप देखें ना, तो लॉर्ड माउंटबेटन वगैरह हालांकि एक मतलब अगेंस्ट पार्टी थे, लेकिन उसके बावजूद कायदे आज़म की सलाहियतों को वो लोग भी मानते थे। और बड़ी इस तकरीर में भी कायदे आज़म ने बाकायदा तौर पर उनको ये कहा कि मतलब आपका बहुत शुक्रिया और हम अब जा रहे हैं और इस तरह से हम मतलब बाद में भी दोस्तों की तरह मिलते रहेंगे। इस जो ये मैंने बात की पहले कि शादी वाली, वो सिर्फ इसलिए मुगालता मैंने किया है क्योंकि कायदे आज़म की कम्पिटेंसी के ऊपर ना तो किसी को शक था। कायदे आज़म की जो पर्सनैलिटी थी उससे सारे इंस्पायर्ड थे। इवन के अगर किताबें उठा के देखे जाएँ तो जितनी हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी बेगमात थी, वो भी कायदे आज़म की फ़ैन थी क्योंकि ही वॉज सच ए कॉम्पिटेंट मैन। और कायदे आज़म इस तकरीर का जो मुझे जो सबसे खूबसूरत लाइन्स लगती हैं वो ये थी कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, आप मंदिरों में जाने के लिए। मतलब कायदे आज़म पाकिस्तान को ऐसी रियासत बनाना चाहते थे और जो उन्होंने, जिसका ख्वाब देखा इकबाल ने, कि जिसके अंदर पाकिस्तान एक ऐसी रियासत उभर के आए कि दुनिया देखे और कहे कि नहीं, हमें पाकिस्तान जैसा बनना है, मतलब किसी किस्म का तफरका नहीं। और कायदे आज़म की ये जो तकरीर है और ये जो मोमेंटम है, यकीन करें इस वक्त मैं तो ऐसा फील कर रहा हूँ कि यहाँ पे खड़े होकर जिस तरीके से मैं वाकई कायदे आज़म के सामने खड़ा हूँ खड़े हुए। और आप यकीन करें कि मतलब ये जो तकरीर है ये बताती है कि अक़लियतों को जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया है। और इसके अलावा ये भी बताया कि दुश्मन जो है वो जब आपसे जुदा भी हो रहा है तो वो एक दोस्ताना कलमात उनके लिए कह रहे हैं कि हम फिर भी दोस्तों की तरह बाद में मिलते रहेंगे, यानी दुश्मन के लिए भी अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल। बिल्कुल, कायदे आज़म की जो पर्सनैलिटी थी, कायदे आज़म का जो विज़न था, देखें विज़न कायदे आज़म का था। कायदे आज़म ने जिस तरह लीड किया, पाकिस्तान बना। लॉर्ड माउंटबेटन अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर मुझे पता होता कि जिन्ना ने 1 साल बाद मर जाना है तो मैं पाकिस्तान की जो ये पार्टीशन थी इसे रोक देता या पेंडिंग कर देता। तो मतलब उन्हें भी पता था कि ये कायदे आज़म ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को
इस काबिल बना दिया या तहरीक पाकिस्तान को इस काबिल बनाया कि वो जो मजबूर हो गई बरतानिया कि जी अब आज़ादी देनी पड़ेगी हिंदुस्तान को, और वो हिंदुस्तान को आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर मोहर लगाई तो कायदे आज़म ने लगाई। अच्छा, आगे चलते हैं और 1965 वाली साइड पे चलें और वहाँ पे जाके लोगों को दिखाएं और ख़ुद भी ज़रा जाके उस खराज तहसीन पेश करें और उस मूवमेंट में चलें कि जिस तरीके से वो फ़ौजी जो थे उन्होंने किस तरह लड़ा और हमारे कब्ज़े में उनसे क्या क्या आया। अच्छा, एक चीज़ जिब्रान मैं जिक्र करना चाहूँगी कि अगर आपको नज़र आए, मेरा कैमरा दिखा सके कि जो वादिय सिंध की तहज़ीब का फैलाव और पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसके बारे में कायदे आज़म ने एक बहुत खूबसूरत बात की थी कि ये जो हिस्सा पाकिस्तान का हमारे पास आया है वो हिस्सा इंडिया के भी बनने से पहले ही आबाद हो चुका था। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत अरसे से कायम है। कायदे आज़म की तकरीर है, अभी हमारे कैमरामैन दिखाएगा, तो कायदे आज़म की तकरीर के अंदर ये था कि पाकिस्तान सदियों पहले मार्ज़ वजूद में आ गया था, क्योंकि हिंदुस्तान का जो स्टार्टअप जो था, वो जो आबादी स्टार्ट की थी वो यहीं से थी, यहाँ से पाकिस्तान के रीजन से, मतलब कि 5000 BC उससे पहले की यहाँ पे बलूचिस्तान से आबादकारी का सिलसिला शुरू हुआ, मोहनजोदाड़ो, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, सब कुछ हमारे पास था। इस साइड से वो यहाँ से फैलाव शुरू हुआ, तो हम कह सकते हैं कि सबसे इसका नाम हिंदुस्तान नहीं, इसका शुरू से नाम पाकिस्तान होना चाहिए था। चलें जिब्रान, हम 1965 की याद ताज़ा करने के लिए आगे चलते हैं। नाज़रीन, 1965 की जंग की जानिब तो हम बाद में चलेंगे, पहले हम देखते हैं कि उसके असबाब क्या हुए थे। और असबाब की अगर मैं बात करूं तो जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से करारदाद पास की गई थी उसमें ये फ़ैसला किया गया था कि दोनों तरफ की जो फ़ौजें उनका इनखला एक साथ किया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि इंडिया तो हमेशा से हटदर्मी का आदी रहा है, तो उन्होंने जिब्रान आपको पता है कि क्या किया कि उन्होंने इसमें ना बहुत रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान की जानिब से जो फ़ौज है उसका तो इनखला शुरू हो गया, लेकिन दूसरा कभी यहाँ से रुक रहे कभी यहाँ से, कुछ आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें? हमेशा जो चीज़ देखी है ना कि इंडियन आर्मी की और उनकी इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से अजीबोगरीब मंतक रहे हैं, अजीबोगरीब लॉजिक्स रहे हैं, अजीबोगरीब चीज़ों के रहे हैं। वो हमेशा से ना गालिब आना चाहते हैं पाकिस्तान के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि वो पाकिस्तान को उन्होंने कभी तस्लीम ही नहीं किया। वो आप देखें ना तो उनकी शायद RSS वो चाहते ही है कि यूनाइटेड इंडिया, उनका फोकस ये है। वो कहते हैं कि जी मुसलमानों ने हम पे हुकूमत की तो अब हमारा हक बनता है कि हम इन पे हुकूमत करें, और वो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में बशमूल पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है उनके ऊपर वो गाज़िब आएँ दोबारा से। और अभी भी स्टिल जो उनकी पोजीशन चल रही है वो यही मामला है। उन्होंने ना कभी भी पाकिस्तान को ना बर्दाश्त ही नहीं किया कि ये हमसे ऊपर कैसे आ गए या बराबर में आके कैसे बैठ गए। बिल्कुल वही है जो सुतेली माँ वाला सलूक है ना, उनके ज़हन के अंदर वही मेंटेलिटी है कि हम उसी तरीके से पाकिस्तान को क्रश करना चाह रहे हैं। और जिस तरीके से देखें ना, ये विजुअल्स भी हैं कि हमेशा हमारे पाकिस्तान की और उनके जो जंग है वो एक इशू के ऊपर हुई है, और वो है कश्मीर से वो निकलना नहीं चाहते और हम उन्हें कह रहे हैं कि हम लेके रहेंगे। अच्छा, ये देखिए पीछे भी अगर आप देख सकें तो ये एक ऐसी एक तस्वीर कशी की गई है कि बाकायदा तौर पर ऐसे मुजस्मे बनाए गए हैं कि जो जंग लड़े लेकिन मुख्तलिफ तरह के कपड़े पहन कर। अच्छा, ये कपड़े जिस तरीके से है ना, ये देखो एक फ़ौजी है, ये वो जंग थी जिसके अंदर फ़ौजी भी शामिल थे और सिविलियंस भी शामिल थे, और उन्होंने मिल के जंग लड़ी। और बाकायदा तौर पर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हफीज़ जलंधरी जिन्होंने हमारा कौमी तराना लिखे वो भी इस जंग के अंदर शामिल थे, और बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने सीने पर गोलियां भी खाईं। और बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि हफीज़ जलंधरी जो कि पाकिस्तानी तराने के खालिक हैं वो भी बाकायदा तौर पर फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं। एजाज़ी उनको कर्नल का मेरे ख्याल में खिताब मिला। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आर्मी के वो वाहिद ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल थे जिन्हें रैंक दिया गया ये ऑनररी, और वो कायदे आज़म के कहने के ऊपर उस जंग में शामिल भी वो कायदे आज़म के कहने पे हुई थी। 1948 की जंग जी, 1948 की जो पाकिस्तान कश्मीर के महाज के ऊपर पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी। मेरा ख्याल है कि अब लोगों को हम जाके दिखाएंगे सिर्फ 1965 की जंग जब स्टार्ट हुई सितंबर में, उससे पहले भारत क्या अपनी फजूलियात कर रहा था और पाकिस्तान को किस तरीके से छेड़छाड़ कर रहा था जो वजह बनी। तो मेरा ख्याल है चलना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए। यहाँ हम कह सकते हैं कि ऐसा एक बुज़दिल दुश्मन है कि छोटे छोटे तरीक़ों से, जैसे आप देख सकते हैं ये कमांडिंग ऑफिसर सिख रेजिमेंट है, इनका घात में मारे जाना, ये अब एक वाक़या है। और इसी तरीके से मुख्तलिफ वाक़यात हैं कि जैसे कोहाला का पुल है, तो मुख्तलिफ आप देखें ना कि इतनी खूबसूरत तस्वीर कशी की गई है, और यहाँ पे आके बंदा एक मोटिवेट होता है कि यार वाकई
कि पाकिस्तानी फ़ौज बड़ी बहादुर फ़ौज है। हमारी वो फ़ौज जिसने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उन्हीं की वजह से हम सुकून का सांस ले रहे हैं। मैं हमेशा ना सोचती थी कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान स्टडीज़ में मैंने बड़ा कुछ पढ़ लिया, लेकिन यहाँ आके तो मुझे लग रहा है कि मेरी मालूमात बिल्कुल सिफर है और इतना खूबसूरत सब कुछ है। तो अगर यहाँ पे हमारे अगर बच्चे आएँ और वो आके देखें, आने वाली नस्लें, कि किस तरीके से हमारे जो फ़ौजी हैं या जो नौजवान हैं या पाकिस्तान के ऐसे लोग जिन्होंने एज ए शोहदा यहाँ पर बहुत सारा काम किया है, तो क्या क्या उन्होंने करहाए नुमाया अंजाम दी। बिल्कुल, अगर हमारी बच्चे, हमारे जो आने वाली नस्लें वो यहाँ पे आएंगी जब, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे आके मोटिवेट होगी और उनकी ख्वाहिश होगी कि वो अफवाज पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करें और अपने लिए करें। ये सितंबर में जंग हो रही है और पीछे ये देखो, उससे पहले अप्रैल 1965 के अंदर एक मार्का रन कच हुआ। अब इसमें अगर देखें ना, हिस्ट्री ये बताती है कि जंग सितंबर में हो रही है, लेकिन अप्रैल के अंदर पहली दफ़ा पहले ही वो यानी इन्होंने कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया था कि वो जंग की तरफ हालात चले जाएं। अच्छा, अब इसके ऊपर उन्होंने जो रन कच का जो इलाका था, इसके ऊपर भारत ने कब्ज़ा कर लिया। उसमें मेजर जनरल टिक्का खान उस दौर में, जो बाद में आर्मी चीफ भी बने पाकिस्तान के, तो उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भरपूर तरीके से जज्बा ईमानी के साथ उन्होंने वहाँ पे हमला किया और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और वहाँ से बाहर निकाला है और उस इलाके को रिकवर किया। और अगर हम देखें तो इसमें दुश्मन को बड़ी बुरी तरह से मार भगाया था, और हालांकि पाकिस्तानी फ़ौज की तादाद बहुत कम थी। तो ये आगे की तरफ चलते हैं, और अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये बाकायदा तौर पर रन कच का जो ऑपरेशन हुआ था, उसका बाकायदा पूरी वॉर का यहाँ पर नक्शा बना हुआ है कि कहाँ से गए और किस तरीके से जो है वो ये जंग लड़ी गई थी। जबकि ये बहुत पुरानी तस्वीर हैं, ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल में, और ये ख़जाना है हमारा, ये एक असासा है जिसको हम किसी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर क्रैक का एक तनाज़ा हुआ, और फिर उसके अलावा यहाँ पर और भी, जैसे ऑपरेशन ग्रैंड सलाम 1965 में, तो ये अब जो है ये छम जोड़ियाँ के बारे में कुछ बताएंगे आप। अच्छा, ये ऑपरेशन जो था, अब देखो चलते आ रहे हैं ना, उन्होंने अप्रैल के अंदर भी मसला क्रिएट किया, उसके बाद अब ये ऑपरेशन मई के अंदर हुआ 1965 के अंदर। इसमें भी भारत ने 2 इलाकों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया पाकिस्तान ने। फिर पाकिस्तान ने भरपूर अपनी एफर्ट के साथ वो कब्ज़ा छुड़वाया और भारत को मार भगाया वहाँ से। 1965 में अगर देखा जाए तो हर महाज पे भारत को बुरी तरीके से शिकस्त का सामना हुआ है और उनको वो जूतियाँ पड़ी हैं पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों कि मेरा ख्याल है कि उन्हें इससे सबक सीखना चाहिए, लेकिन उसने नहीं सीखा, नहीं, और कभी नहीं सीखा। और आपको मैं बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ आर्मी की जानिब से ही ये सब कुछ नहीं होता रहा, बल्कि एयरफोर्स की जानिब से एयर मार्शल अमजद हुसैन है छम जोड़ियाँ के मुकाम पे। वो कहते हैं कि मैं एक दिन रात के वक्त वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा था, तो मैंने देखा और मुझे इतला मिली कि इंडिया के कुछ जहाज़ जो हैं वो आए हैं और एक ट्रेन थी जिसको तबाह करना था। तो इन्होंने वो उस वक्त जो है वो बड़ी बहादुरी के साथ जो है वो इंडिया के जहाज़ जो हैं वो मार गिराए थे, और इसमें उनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं। तो लाइक दोनों साइड से, यानी कि नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों जो है वो इन सारे महाज पे लड़ती रही। तीनों फोर्सेस में अब जो सरक्रीक है, जिस तरीके से बात की गई, सरक्रीक अब वो नेवी उस मामला को कर रही है क्योंकि वो समंदर के साथ वो एक वहाँ पे मामलात हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस अपने एंड के ऊपर पूरी कोशिश कर रही हैं कि वो पाकिस्तान को लेट डाउन ना होने दें, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर। और आज फिर वही बात, आज हम इतने सुकून से इस मुल्क में, फ़िज़ा में सुकून से सांस ले रहे हैं, बेहतर तरीके से चल रहे हैं, तो ये उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है। हमने भी, सिविलियंस ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन उन्होंने अपने सीनों पे गोलियाँ खाई हैं। मेरा यकीन है कि आज हम जो सुकून का सांस ले रहे हैं वो अफवाज पाकिस्तान की वजह से ही है। आपका बिल्कुल सही कहना है कि बिल्कुल अफवाज पाकिस्तान की वजह से हम सुकून का सांस ले रहे हैं। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं और ब्रेक के बाद हम उस पोर्शन में जाएंगे जहाँ पर हम जानेंगे कि 1965 के हालात क्या थे।